पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, जनादेश आ गया और इसके बाद तो शपथ ग्रहण की बारी है। तैयारियां शुरू हो गई है। देखिए, हम अपने दर्शकों को कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहते हैं। औपचारिकताएं होगी, कोई खेला नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। जेडीयू के विधायक दल की बैठक सोमवार को बुलाई गई है और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कहीं से भी देखिए, जितने चैनल्स पर यह खबरें चल रही हैं, ये खेला हो रहा है, वो खेला हो रहा है, कोई खेला नहीं है। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर है, क्योंकि भाजपा को भी पता है कि यह जनादेश नीतीश कुमार का है। और देखिए, हम यह बात देखिए एक और कार्यक्रम में कह चुके हैं कि यदि 10,000 रुपए का अनाउंसमेंट नहीं होता तब भी जेडीयू बीजेपी एनडीए अलायंस 150 सीटें जीत रही थी, क्योंकि बिहार को भयमुक्त बने रहना था। और दूसरी ओर देखिए अजीत जी, लालू परिवार के भीतर महाभारत फिर से, और इस बार उस प्यारी दुलारी लाडली बिटिया रोहिणी आचार्य, जिनकी किडनी से लालू यादव जीवित हैं और सामाजिक न्याय की आवाज भी जिंदा है। लालू यादव से बड़ा कोई मास लीडर नहीं है, बड़ा कोई क्राउड पुलर नहीं है। आज रोहिणी आचार्य ने इस बात का ऐलान किया कि संजय यादव और रमीज का यह आदेश है। संजय यादव और रमीज ने मुझे कहा है, राजनीति छोड़ दो, परिवार से नाता तोड़ लो। मैं यह दोनों काम कर रही हूं और सारे ब्लेम अपने ऊपर ले रही हूं। सोचिए क्या स्थिति है। कैसे तेजस्वी यादव, क्या ऐसी स्थिति में क्या तेजस्वी यादव बिहार में भविष्य बने रहेंगे? क्या आरजेडी पर भरोसा कायम होगा? क्या कांग्रेस साथ चलने को तैयार होगी? प्रशांत किशोर बने रहेंगे तो क्या होगा? और नीतीश कुमार जब शपथ लेंगे तो उसके बाद की चुनौतियां क्या होगी? इस पर हम लोग राय विचार करते हैं। अजीत जी, देखिए, सबसे पहले तो हम भी इसी बात को स्पष्ट कर दें जो आपने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर के अखबारों में, चैनल्स पर, सोशल मीडिया में अब लगातार एक जो बड़ा वर्ग, जिस पर हम लोगों ने, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने बात की कि उन बाहर से आए हुए हैं लोग, न बिहार की के राजनीतिक मुहावरे को समझते हैं, न राजनीतिक गणित को समझते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। और रोज नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के यहाँ और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के यहाँ भेजते रहते हैं लोग। अब जब पहले कह रहे थे कि बहुमत हो, तो पहले एग्जिट पोल में भी जिता चुके थे, महागठबंधन को 150 से ऊपर सीट दे चुके थे। जब उसमें फ्लॉप हो गए हैं तो अब ये खेला शुरू हुआ है कि खेला होगा और बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। जबकि कल जब नतीजे आ रहे थे और जब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई दोपहर के बाद, तब आप जरा खोजिए क्या लिखा था सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह सुशासन की जीत है। तो सुशासन प्रधानमंत्री का नहीं माना जाता है, सुशासन योगी आदित्यनाथ का नहीं माना जाता है। सुशासन का मतलब नीतीश कुमार का शासन है। तो प्रधानमंत्री, हाँ, तो सुशासन की जीत तो इतना क्लियर इंडिकेशन प्रधानमंत्री ने दिया कि ये नीतीश कुमार की जीत है। सुशासन की जीत का मतलब नीतीश कुमार की जीत है। तो अब एक औपचारिकता है, ये कहने का एक तरीका होता है कि विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, पहले जेडीयू के चुने जाएंगे, फिर उसके बाद एनडीए के चुने जाएंगे और उसके बाद गवर्नर के यहाँ जाएंगे, अपना सरकार बनाने का दावा पेश करने, अपना इस्तीफा सौंपेंगे, फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये औपचारिकता है। प्रधानमंत्री की तरफ से डायरेक्ट इंडिकेशन है और जितने भी लोगों से बात हो सकती है, हमारी आपकी भी हुई है, सबने ये कहा है कि ये एकदम है किसी
किसी पॉइंट पर सोचा ही नहीं गया है कि नीतीश कुमार की जगह हम लोग दूसरा मुख्यमंत्री बना दें। तो वो नहीं होना है। एक तो वो जनादेश का भी अपमान होगा और गठबंधन के धर्म का भी अपमान होगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स आज यहाँ खत्म हो जा रही है, इसके आगे भी राजनीति करनी है भारतीय। अजीत जी, यही राजनीतिक प्रारंभ को भी समझना चाहिए। जो लोग नहीं समझते हैं, लालटेन को ही तीर बता देते हैं, तीर को ही लालटेन बता देते हैं। कि देखिए आज चिराग पासवान सचमुच में मोदी के हनुमान है। तो चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री से भी बात की। चिराग पासवान ने आज पटना में पत्रकारों को 2 घंटा इंतजार कराया। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन मस्तिष्क में कोई और बात होती तो चिराग पासवान सबसे पहले जाकर नीतीश कुमार से नहीं मिलते और सबसे पहले विधायक दल का नेता नहीं चुनते और सबसे पहले इस बात का ऐलान नहीं करते कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सब कुछ हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी हो गई, चिराग पासवान की तरफ से भी हो गई, स्वयं प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन दे दिया। और ये जो आपने सबसे पहले बात कही कि सबको पता है कि ये जनादेश नीतीश कुमार का है और वो 10,000 रुपए नहीं हुए रहते तब भी बिहार के लोग इसी अनुपात में नीतीश कुमार को वोट देने जा रहे थे। और ये भी जो तीर को लालटेन बता रहे थे, कितना कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हुई, लेकिन कहीं बिहार का मतदाता कंफ्यूज हुआ क्या? कहीं कंफ्यूज नहीं हुआ। उसको पता था कि तीर ही जो है हेलीकॉप्टर है, तीर ही जो है कमल है। वो समझ रहा था कि हाँ सब तीर ही है, सब जगह तीर नहीं है, वहां कमल को देना है, हेलीकॉप्टर को देना है, गैस सिलेंडर को देना है। तो वो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं था। कढ़ाई छाप को भी देना है, वो कढ़ाई भी खोज लिया। कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ? अगर मतदाताओं में कहीं कंफ्यूजन होता तो जीतन राम मांझी 6 में से 5 सीट जीतते या उपेंद्र कुशवाहा 6 में से 4 सीट जीतते, चिराग पासवान 28 में से 19 सीट जीते। कोई कंफ्यूजन मतदाता के मन में नहीं हुआ। और हम लोग पहले एक दिन चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि किस तरह से इंदिरा गांधी का चुनाव चिन्ह बदला गाय बछड़े से और बिना किसी कम्युनिकेशन के सारा देश जान गया कि अब हाथ छाप उनका चुनाव चिन्ह है। तो नीतीश कुमार कभी ये कंफ्यूजन नहीं था कि तीर लालटेन है या लालटेन तीर है। लालटेन के वोट की जरूरत ही नहीं थी तीर छाप को, न कमल छाप को, न किसी को भी। तो वो कंफ्यूजन जो क्रिएट करने वाला वर्ग था वो आज कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मुख्यमंत्री फलानी हो जाएंगे तो महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये सब सारी बिना मतलब की बातें हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और वो अपनी मर्जी से, अपनी सदाशयता से, अपनी सेहत के आधार पर या किसी भी आधार पर जब उनको मन होगा तब वो छोड़ेंगे। और ये भी तय है कि इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। वो कब बनेगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, वो बात की बात है। वो हम लोग जब टाइम आएगा तो सबसे पहले हम ही लोग बताएंगे, बाकी लोग को कहने दीजिए। जब बनना होगा तो हम ही लोग बताएंगे। बिल्कुल। और देखिए अजीत जी, बिहार के लोगों की राजनीतिक समझ की दाद देनी होगी कि जब बिहार के लोगों को लग गया कि प्रशांत किशोर मुख्य मुकाबले में नहीं है, प्रशांत किशोर को वोट देकर तेजस्वी यादव का सरकार बना देना है, तो प्रशांत किशोर को जो वोट देना चाहते थे उन्होंने भी तीर पकड़ लिया, कमल थाम लिया, हेलीकॉप्टर से उड़ान भर ली, कड़ाही में पकौड़े छान लिए और कहीं इधर उधर नहीं गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई संदेह नहीं है ना, कोई संदेह नहीं है इसमें कि जनता ने पूरी समझदारी से सोच समझकर, अब जो लोग, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, बताइए आप सवाल उठा रहे हैं जनादेश पर, कह रहे हैं कि पहले दिन से चुनाव निष्पक्ष नहीं था। भाई जो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा उस चुनाव में एक भी शिकायत नहीं आएगी। किसी बूथ से, किसी मतदान केंद्र से, किसी जिले में कोई शिकायत आई है तो बताइए। एक व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं किया, न मतदान के दिन न काउंटिंग के दिन। इसके बावजूद पवन खेड़ा कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। और आरजेडी के लोग और सोशल मीडिया के लोग जो लिख रहे हैं सो लिख रहे हैं। खैर वो जो हार गया उसकी बातें हैं, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं पड़ना चाहिए। अब जो मुख्य घटनाक्रम है, अब ये तो हो गया था कि जो औपचारिकता होगी, जो बता दिया हम लोगों ने कि नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे, सरकार बनेगी, सरकार का गठन हो जाएगा। और इस बार सरकार, ये हम लोग जब सरकार बनेगी तब उस पर चर्चा करेंगे ज्ञानेश्वर जी। इस बार बिहार जो संजय झा बार बार कहते रहे कि एक बड़ी छलांग लगाएगा, वो देखेगा, बिहार देखेगा कि एक कितनी बड़ी छलांग इस प्लेटफॉर्म से या इस लॉन्च पैड से लगाई जा सकती है। वो लगाया जाएगा। अब राजनीति की जो बात करना भी पड़ेगा ना जी। देखिए नीतीश जी का अंतिम चुनाव, और यदि बीजेपी को आगे आना है, पूर्ण रूपेण आना है, तो उसे इस बात को प्रमाणित करना होगा कि नीतीश की पारी को आगे हम ही ले जा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो जो संजय झा कह रहे हैं वह भाजपा को सिद्ध करना होगा कि बिहार को आगे बीजेपी ले जा सकती है। जैसे नीतीश ने जंगल राज से बिहार को वापस किया, मतलब वापस लाया पुराने उस दौर में जहां भय नहीं है। तो
जंगल राज को खत्म किया नीतीश कुमार ने, अब आगे का दौर बीजेपी का यह साबित करना होगा। बिल्कुल साबित करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, और वो करेगी, वो अपना उसकी तैयारी उनके यहाँ जरूर हो रही होगी, क्योंकि उनको भी पता है कि राजनीति इसके आगे ये मौका, ऐसा मौका है कि इस मौके के बाद बीजेपी इस पूरे प्रदेश को की राजनीति को अपने हिसाब से चला सकती है। तो खैर वो सब चीजें बाद की बात है, वो हम करेंगे। अब राजनीतिक जो चुनाव का की राजनीति है उस पर भी हम लोग कई हर पहलू से विचार कर चुके हैं। ये पहलू जिसकी बात होगी अब हम भी खोजेंगे, आप भी खोजिएगा, कि हम लोगों ने सबसे पहले कहा था कि चुनाव हारने के बाद सबसे पहले लालू यादव के घर में झगड़ा शुरू होगा, सबसे पहले। बिल्कुल। और सबसे पहले घर में झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि जितना अपमानित किया गया है परिवार के लोगों को, उसका बदला तो लेंगे ना वो लोग। सब आदमी इंतजार कर रहा था, हर व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि भाई कहे अपनी बात, सब भरे बैठे थे। तेज प्रताप यादव ने तो पहले ही दिन कह दिया, तेजस्वी यादव के लिए फिलस्वी यादव हैं और जयचंदो ने आरजेडी को खोखला कर दिया है, ये बात तेज प्रताप यादव ने पहले दिन कह दी। और उसके बाद ये घटनाक्रम इतना, हमने कहा था कि सबसे पहले परिवार में झगड़ा होगा, लेकिन 2 दिन के भीतर होगा, इतना शॉकिंग होगा कि रोहिणी आचार्य को ये लिखना होगा कि हम परिवार से नाता तोड़ रहे हैं, उस परिवार से नाता तोड़ रहे हैं। भाई जो ये उस रक्तवंश की हैं, वो अस्थि मज्जा से जुड़ी हुई हैं जिस परिवार के साथ, और पिता को किडनी दिया हुआ है रोहिणी आचार्य ने। और रोहिणी आचार्य की क्या महत्वाकांक्षा थी कि उनके पीछे, या उनको उनके साथ क्या नुकसान, मतलब वो क्या उनकी महत्वाकांक्षा थी? वो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा तो थी नहीं उनकी। बिल्कुल। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ा था, और आम लोगों ने उनका समर्थन किया था, दिल से समर्थन किया था। और हम लोग भी लगातार इस बात को कहते रहे थे कि उनको समर्थन मिल रहा है आम महिलाओं का भी और हर वर्ग का। चुनाव हार गई, ये अलग बात है। इस बार भी विधानसभा चुनाव उनको उनके पिता लालू यादव लड़ाना चाह रहे थे। सारण से लेकर के औरंगाबाद, शाहबाद तक की सीटें वो खोज रहे थे कि कहां से कोई सुरक्षित सीट खोज करके और अपनी बेटी को वो विधानसभा में भेजें। और इसका कोई लेना देना नहीं था दूसरी किसी भी चीज से, ये एक पिता की भावना थी जो वो करना चाह रहे थे। और उनके सामने ज्ञानेश्वर जी, हम परिवार की बात हो रही है इसलिए कह रहे हैं, एक मॉडल है मुलायम सिंह यादव के परिवार का, कि जहां मुलायम सिंह यादव ने, उनके सगे भाई हैं शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव उनके सगे भाई नहीं है, चचेरे भाई हैं। वो अपने सगे भाई को उन्होंने जितना बड़ा पद देना था दिया, सगे भाई के बेटे को बड़ा पद दिया, राम गोपाल यादव को जो चचेरे भाई हैं उनको दिया, उनके बच्चे को दिया, और दूसरे बाबा के बच्चे जो भाई लोग हैं उनके परिवार से तेज प्रताप यादव आते हैं जो लालू यादव के दामाद हैं, उनको भी दिया, वो भी एमएलए हैं, उनको भी पहले एमपी बनाया। तो एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों को उन्होंने टिकट दिया। धर्मेंद्र यादव भी दूसरे चाचा के लड़के हैं अखिलेश यादव के। तो हर परिवार से अक्षय यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, ये इन तमाम लोगों को एडजस्ट किया गया। तो लालू यादव भी तो चाहते होंगे ना कि हम अपनी हमारे आप उनके ऊपर तो अब परिवारवाद का आरोप लग गया जो खत्म नहीं हो सकता है। तो उनकी एक मंशा नहीं होगी कि हम अपने परिवार के जिन बच्चों को जो राजनीति में आना चाहते हैं, हम राजनीति में आकर के स्टैब्लिश करें। ये जो सलाहकार है तेजस्वी यादव के, वो इतने असुरक्षित हैं, अपने खुद को इतना असुरक्षित महसूस करते हैं वो लोग, और उन्होंने वैसा ही असुरक्षा का भाव तेजस्वी यादव के मन में भर दिया है। वैसा ही उनको इनसिक्योरिटी का कॉम्प्लेक्स तेजस्वी यादव में भर दिया है। पैरानोइया का कॉन्सेप्ट एक पैरानोइया, उनको पैरानोइड बना दिया है तेजस्वी यादव को, जिसमें हर व्यक्ति से उनको खतरा दिखाई देता है। उनको अपने परिवार, भाई से खतरा दिखाई देता है, अपनी बहन से खतरा दिखाई देता है, यहां तक कि अपने माता पिता से भी खतरा दिखाई देता है। और ये अभी टिकट के बंटवारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से, और अपने पिता की तस्वीर आपने हटा दी, आप नाम लेते रहे, आपके प्रवक्ता नाम लेते हैं कि लालू यादव ने आवाज दी, लालू यादव ने ये दिया, लालू यादव ने वो दिया, सामाजिक न्याय के मसीहा है, और आप अपनी फोटो लगा करके खाली चुनाव लड़ रहे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी आज भी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की फोटो लगा करके कैंपेन क्यों करती है? करती है। और आपके पिता ने सवाल पूछा जाने लगा ना कि भाई तेजस्वी यादव की राजनीतिक पहचान या बिहार की पहचान लालू यादव के बेटे के अलावा है क्या? राजनीतिक पहचान क्या है जो आप अपनी राजनीतिक पहचान पर बिहार जीतना चाहते हैं? हाँ, है नहीं, कोई पहचान नहीं है। और आज भी ज्ञानेश्वर जी स्ट्रेंथ वही है जो 2010 में लालू यादव के पास थी। बिल्कुल, कोई तेजस्वी यादव इन तमाम तमाशों के बावजूद, तमाम A to Z, तमाम माई बाप स्कीम, तमाम माई बहन मान योजना और हर घर नौकरी, इसके बावजूद आप कुछ वोट नहीं जोड़ पाए। 35-36% पर है। पिछली बार आप 37% पर थे, आप अकेले लड़के 20-21%, 22-23% वोट पर है। और 2010 में जब लालू यादव सबसे कमजोर पोजीशन में थे और जितनी सीटें जीती थी उतनी ही सीटों पर आप आज भी हैं। 22 सीट पर थे वो, आप 25 सीट पर है।
तो ना आप वोट परसेंटेज बढ़ा सके, ना सीट बढ़ा सके आप। और आप किसी अगर मुगालते में, कोई भी मुगालते में है, कोई भी विश्लेषक भी किसी मुगालते में है कि 15 जीत गए थे और 22 जीत गए थे, तो वो 20 जीत गए थे, तो कोई भ्रम में नहीं रहने की जरूरत है। 15 आपको नीतीश कुमार ने जिताया था, 22 आपको चिराग पासवान ने जिताया था। आपकी स्ट्रेंथ उतनी ही थी जितनी 2010 में थी, तो आप स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सके, पार्टी की शक्ति नहीं बढ़ा सके, पार्टी में कोई नया वोटर आधार नहीं जोड़ सके और न कोई नया नेता जोड़ सके, और अपने परिवार को भी नहीं जोड़ सके। लालू यादव के समय परिवार कहाँ बिखरा था? परिवार तो जब तक लालू यादव पावर में थे तो परिवार नहीं बिखरा था। तमाम बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली को लेकर के लालू यादव साथ में चले थे। और आपके आते ही ऐसी क्या असुरक्षा की भावना, असुरक्षा बोध, कैसा आपके अंदर इनसिक्योरिटी का कॉम्प्लेक्स या पैरानोइया का कॉम्प्लेक्स आ गया कि आपको हर व्यक्ति से खतरा दिखाई देने लगा? तो ये जो दो नाम लिए रोहिणी आचार्य ने, हमको रोहिणी आचार्य को लेकर के एक समय हमको लग रहा था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी मीसा भारती है, मीसा भारती से टकराव होगा। और ये खबर भी आती थी कि कई इश्यूज पर विवाद होता है, उनके अपने लोग हैं, एक अपनी कोटरी है, उनकी अपना कॉकस है जिनके लिए वो टिकट चाहती हैं, पार्टी के अंदर एक बड़ा पद चाहती हैं। एक समय तो ये भी चर्चा आई थी, अब हम लोग ने सुनी इधर, मतलब अच्छे लोगों ने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहती हैं कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो पार्टी हमको मिले। तो एक लेवल पर मीसा भारती के साथ टकराव की खबरें थी, रोहिणी आचार्य के साथ टकराव की तो कोई हम सोच ही नहीं सकते थे। हमारे आपके नजर में तो एक देवी का दर्जा है उस लड़की का, उस बेटी का, तो उसके साथ कैसे झगड़ा हो सकता है? उसके साथ कैसे विवाद हो सकता है? और यहाँ सबसे ज्यादा विवाद रोहिणी आचार्य के साथ हो गया। सबसे पहले कितने तकलीफ की बात होगी, कितने भरे मन से इतना भरा पूरा परिवार लालू यादव का, 7 बेटियां हैं, 9 उनके 7 दामाद हैं, 2 बेटे हैं, इतना बड़ा परिवार है, अभी दोनों लोग जीवित हैं, कितने तकलीफ की बात होगी। लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए कितने तकलीफ की बात होगी। और जो रोहिणी आचार्य, आप तो हमारे यहाँ जो धर्म का कौन सा, हमारे हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है, तो दूसरे घर की वो अमानत धरोहर है, दूसरे घर में चली गई। उस घर के लोग क्या सोच रहे होंगे लालू यादव के परिवार के बारे में? ये कैसा परिवार है जिस परिवार के लिए उनकी बहू ने इतना बड़ा त्याग किया और वो परिवार इस तरह से ट्रीट कर रहा है? तो ये एक ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट, परिवार का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ, बिहार का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ, और उन सबको आपने दागदार किया। क्या मांग रही थी रोहिणी आचार्य? कुछ नहीं मांग रही थी रोहिणी आचार्य। तो विधायक, एमएलसी, राज्यसभा, आप सब कुछ छोड़ करके उनको देना चाहिए था। आप कुछ नहीं दे सके। बिल्कुल, मतलब आप कुछ भी देते तो पूरा समाज आशीष देता तेजस्वी यादव को, कुछ भी देते रोहिणी आचार्य को। बिल्कुल, और समाज आशीष देने के बदले, उनको कुछ देने के बदले आपने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी कि उनको ये लिखना पड़ा। हमारा अब हो सकता है कि आगे परिवार फिर एकजुट हो जाए और हम आप जहां हैं वहीं रहें। मैं तो उस क्षण की कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ अजीत जी की जब रोहिणी लिख रही होगी इन सबको किस तरीके से टाइप कर रही होगी, और मैं उस क्षण की कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ जब लालू यादव उसे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा की बात है। और हो सकता है कि परिवार फिर कभी एकजुट हो और हम आप जहां हैं वहीं रहे। हम बार बार कह रहे हैं, हम लोग का कोई परिवार के मामलों में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये परिवार का मामला नहीं रह गया, ये एक सार्वजनिक विमर्श का मामला हो गया है। और बिहार के 20 साल से भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार का परिवार बिहार का नंबर 1 परिवार नहीं है। बिहार का नंबर 1 परिवार आज भी लालू यादव का परिवार है। बिहार के नंबर 1 व्यक्ति राज्यपाल है, नंबर 2 व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नंबर 1 राजनीतिक परिवार लालू यादव का है। तो उस राजनीतिक परिवार की जो भी बात होगी उस पर सार्वजनिक विमर्श होगा। हो सकता है कि हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल लोग आकर के टूट पड़े आपके ऊपर, हमारे ऊपर, की परिवार के मामले में आप लोग घुस रहे हैं। ये परिवार का मामला नहीं है, ये बिहार के नंबर 1 राजनीतिक परिवार का मामला है। सार्वजनिक विमर्श हम लोगों ने प्रारंभ नहीं किया है, रोहिणी आचार्य ने हमने उस पर लिखा है जो सबों के लिए है, उस पर विमर्श हो रहा है। हम लोग उस पर विमर्श कर रहे हैं और हमारी भावना, आपकी भावना, आपने जो बात कहा ये जेन्युइन तरीके से भावना आहत हो रही है। एक बिहारी के नाते, एक परिवार के व्यक्ति होने के नाते हम लोगों की भावना आहत हो रही है इस बात से कि रोहिणी आचार्य के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। जो आपका घोषित राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो गया, जैसे तेज प्रताप यादव घोषित राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो गए, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप चुनाव प्रचार करने गए, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उम्मीदवार उतारे, वो वहां प्रचार करने गए, तो आप लोगों के आपस के झगड़े की बात अलग है, घोषित राजनीतिक प्रतिद्वंदी अलग हो गए। रोहिणी आचार्य तो घोषित राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है। बिल्कुल, रोहिणी आचार्य तो आपकी बहन है और कोई वो आपके लिए सद्भाव ही दिखाती है, दोनों भाइयों के लिए अच्छा ही बोलती थी। चुनाव तक ये बात अगर वो चुनाव में कह देती तो सोचिए क्या रिएक्शन होता है। क्या पता आप तो 26 सीट लेके आए हैं, वो भी नहीं लेके आते अगर ये बात पहले आ जाती तो।
तो उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने तो इतना सद्भाव दिखाया ना कि चुनाव खत्म होने के बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ये तकलीफ तो उनको पहले से हो रही होगी, कल तो कहा नहीं होगा संजय यादव ने उनको, या वो जो रमीज है उन्होंने कल तो नहीं कहा होगा। ये तकलीफ वो पहले से झेल रही थी, जो तकलीफ तेज प्रताप यादव झेलते झेलते परिवार से बाहर हुए। कि जो जयचंद लोग जिनको कह रहे हैं कि परिवार के भीतर फूट डालने वाले लोग, उनकी बातें तो परिवार के दूसरे लोग पहले से झेल रहे होंगे। तो अब ये जो हम लोग ने कहा था कि सबसे पहला झगड़ा परिवार के अंदर होगा, क्योंकि परिवार से बाहर, देखिए एक राजनीतिक परिवार होता है जब, तो सब मिल करके ही उसकी लड़ाई लड़ते हैं, सब मिल करके उसका संघर्ष झेलते हैं और सब मिलकर ही सत्ता का लाभ लेते हैं। आप ये नहीं हो सकता है कि संघर्ष सब लोग करें और सत्ता के लाभ के लिए आप अकेले उत्तराधिकारी बन जाए कि हम ही सब कुछ लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। तो इस बात को लेकर के झगड़ा होना था, वो झगड़ा शुरू हो गया। तेज प्रताप का पहले हुआ था, रोहिणी आचार्य का अब हुआ, आगे और भी होगा। ये यहाँ समाप्त नहीं होने जा रहा है। एक बात तो ये हो गई कि समाप्त नहीं होने जा रहा है। अब इसके बाद क्या राजनीतिक भविष्य बनता है, बचता है? अब बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी का, तेजस्वी यादव का क्या राजनीतिक भविष्य इसके बाद बनता है। तो उसमें अब आप ये सवाल बिहार में कई जगह सुनने को मिला। ज्ञानेश्वर जी, आपको भी लोगों ने कहा होगा, लोगों ने पूछा, सोशल मीडिया में लिखा कि जो व्यक्ति एक अपने परिवार को, अपनी बहन को, अपने भाई को साथ लेकर के नहीं चल सकता है, वो 14 करोड़ बिहार के लोगों को साथ लेकर के कैसे चलेगा। ये बहुत डिफाइनिंग लाइन, ये बहुत डिफाइनिंग लाइन है पॉलिटिक्स की, क्योंकि ये सवाल बार बार होगा कि अब आप गठबंधन को कैसे लेके साथ चलेंगे। गठबंधन में भी यही तो हुआ, बहन के साथ अगर आपके मन में खोट था, भाई के साथ मन में खोट था आपके सत्ता के लालच में, तो ऐसा ही खोट तो कांग्रेस के लिए भी आपके मन में था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कांग्रेस के लिए आपके मन में खोट नहीं होता तो ये इतनी बदमजगी थोड़ी होने जा रही थी जितनी हुई है। ऐसा ही खोट आपके मन में मुकेश सहनी के लिए भी था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से बड़े तो नहीं हो गए ना। जब मुकेश सहनी ने कहा था एक जगह, और हम बार बार उसको दोहराते हैं, बड़े क्लोज लोगों की मंडली में उन्होंने कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी 100 सीट लड़ सकती है, तो आरजेडी क्या ऐसी चीज हो गई जो 125 सीट नहीं लड़ सकती है। तो ये बड़ी जेन्युइन बात थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिसका 12-13 अपना मुख्यमंत्री है, 19 मुख्यमंत्री गठबंधन के 19-20 मुख्यमंत्री हैं, जिसके पास इतना 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 संसाधन, इतने एमपी, इतने एमएलए, वो पार्टी 100 सीट पर लड़ रही है, 101 सीट पर। और तेजस्वी यादव 144 से हम नीचे नहीं उतरेंगे, इसी जिद में तो सारी चीजें गड़बड़ाई। और याद कीजिए 2019 याद कीजिए अजीत जी कि 2 सीटों पर 2014 में जीतने वाली भारतीय जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने के लिए कितनी सीटें दी? 16 सीटें दी, बराबर लिया करके चुनाव लड़े, बराबर पर खड़ा करके चुनाव लड़े। 17 सीट बीजेपी लड़ी, एक प्रतीकात्मक वो सीट थी, लेकिन लगभग बराबर पर लिया करके, और अपनी जीती हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी, अपनी जीती हुई सीटें छोड़ करके। 2019 में 17 दी ना, 19 में तो 17 दी, 19 में तो दी। हम इसमें भी अगर 24 में भी तो बराबर सीटें दी, नीतीश कुमार छोड़ करके चले गए थे, और उस समय तो 19 सीटें दी थी, जो 2 सीट की पार्टी थी जनता दल यू। तो और बाद में तो 24 में तो अपनी जीती हुई सीटें छोड़ करके उनके लिए उनके उम्मीदवार उतारे उन्होंने। तो ये जो बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया गठबंधन को साथ लेकर के चलने के लिए, उसी का तो लाभ मिला, उसी का फायदा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात मुकेश सहनी की जेन्युइन पीड़ा थी कि भाई बीजेपी जब अपने इतने साथियों को एडजस्ट करने के लिए, नहीं तो क्या अगर दोनों अड़े रहते कि हम 110-115 लड़े हैं और चिराग पासवान को हम 15 से ज्यादा सीट नहीं दे सकते हैं, तो फिर तभी तो अलायंस हो ही सकता था। और राजनीतिक ना समझी, देखिए क्यों मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे के अलावा कुछ भी नहीं है। आप एक तरीके से महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे कि हम मकर संक्रांति में 30,000 रुपए देंगे, और दूसरी ओर आप 10,000 रुपए दिए जाने का सरकार क्यों जारी कर रही है, आप विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के भी नेता कर रहे थे। अरे भाई, यह विरोध आपने झारखंड में क्यों नहीं किया था? झारखंड में क्यों नहीं किया था? और यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद पहले की घोषणाओं में भी भुगतान अवैध था, तो झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर यह करा दी होती, कराई देती कि मत पैसा दीजिए, लेकिन मैया सम्मान योजना का पैसा ट्रांसफर हो रहा था। और अगर इस तरह की बात अगर चलेगी कि पहले से चल रही योजना, फिर क्या आप किसी दिन अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन रुकवा दीजिएगा कि चुनाव के बीच में वेतन नहीं दिया जाएगा, उसमें तो पैसे खाते में आ रहे हैं। तरह कई योजनाएं चलती हैं, राशन रुकवा दीजिएगा, बिजली फ्री रुकवा दीजिएगा। तो ऐसी बातें कर रहे थे, पहले से घोषित योजना थी, और आप खुद ही उस बड़ी योजना लेके आए हैं। आप 30,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं साल में, 2,500 महीना देने की, तो ये तो राजनीतिक ना समझी की बड़ी बात हो गई। तो गठबंधन, आप परिवार आपसे संभल नहीं रहा है। गठबंधन के साथियों के प्रति आपने जो खोट दिखाया, अब सब आदमी के सामने आप एक्सपोज हैं।
कांग्रेस पार्टी समझ गई कि आप लालू यादव की तरह एकोमोडेट करने वाले नहीं है, आपका एकोमोडेटिव रवैया नहीं है, कि आप सबको साथ लेकर के चलने का रवैया नहीं है आपका। अगर होता तो ये स्थिति नहीं होती, इतनी बुरी हार नहीं होने जा रही थी ज्ञानेश्वर जी, इतनी बुरी हार। हम लोग एक लैंडस्लाइड देख रहे थे, हम लोग जब 80-81% का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का मान रहे थे, तो ये मान रहे थे कि उतना ही स्ट्राइक रेट सबका होगा, पूरे गठबंधन का होगा। तो पौने 200, 180, 190 सीटें हम लोग मान रहे थे, लेकिन ये बुरी हालत हो जाएगी कि आप 25 सीट पर सिमट जाएगी आरजेडी। तो और आप अपने साथ साथ सबको डुबा दिया आपने इस जिद में, जो अगर आपने, हम लोग बार बार कह रहे थे कि हम कई बार कहे हुए हैं, वीडियो को सब लोगों ने देखा ही होगा, 125 सीट अगर तेजस्वी यादव लड़ने को तैयार हो जाते तो बड़ी ईमानदारी से आप लेफ्ट की भी कुछ सीटें बढ़ा सकते थे और कुछ मुकेश सहनी की भी सीटें बढ़ा करके उनको एडजस्ट कर सकते थे। और जब आप इतने एमिकेबल तरीके से, सद्भावपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा करते, क्या हुआ, क्या मैसेज, क्या मल्लाहों में मल्लाह का वोट कहीं मिला है? थोड़े आरजेडी को कहीं मल्लाह का वोट नहीं मिला, इक्का दुक्का कहीं कैंडिडेट होगा, उनके यहाँ मैसेज चला गया कि हमारे नेता को तो अपमानित किया जा रहा है आरजेडी में ले आकर। मल्लाह को छोड़िए, देखिए पढ़े लिखे यादवों ने वोट नहीं दिया है, मुसलमानों ने मत कम दिए हैं। यदि मुसलमानों ने मत दिया होता तो क्या एआईएमआईएम को इतनी सीटें आती? नहीं नहीं यार ज्ञानेश्वर जी, आप अपना जुमला याद करिए, आपने कितनी बार ये बात कहा कि पूरे सीमांचल में पहले लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, फिर ओवैसी की बात कर रहे हैं, फिर जनसुराज की बात कर रहे हैं, फिर लालू यादव की बात कर रहे हैं। तो आपने जो सबसे कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप नेता माने जाते हैं, मसीहा माने जाते हैं, जिस पर सारी राजनीति की का आधार आपका टिका हुआ है, और ये कम बड़ी नासमझी थी कि आपने मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। अगर मुसलमान उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिए होते तो आज इससे बेटर पोजीशन में होते। हार तब भी जाते, हार तो तब भी रहे थे, हार तब भी रहे थे, लेकिन तब आप एक जोखिम लेने वाले नेता कहे जाते, ये माना जाता कि हाँ सचमुच आपके सेकुलर वैल्यूज हैं, और आपने अगर एक मल्लाह ईबीसी का के बेटे को आपने उप मुख्यमंत्री घोषित किया तो आप दलित भी किया है, आपने मुसलमान भी किया है, लेकिन आपने नहीं किया। बिल्कुल। तो आप हर स्थिति, सारे इंडिकेशन जो है, सारा इंडिकेट ये कर रहा है कि आपके साथ आपने राजनीतिक समझ, आप परिपक्वता नहीं आई है। 11 साल सत्ता में, मतलब लगातार राजनीति में रहने, 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने, 3 बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बावजूद, लालू यादव की ट्रेनिंग के बावजूद परिपक्वता नहीं आई है। नहीं तो कई गलतियां हुई हैं, जो परफेक्ट रेसिपी आपने तैयार की, जो हम कल कह रहे थे कि चुनाव कैसे हारा जाता है, तो चुनाव हारने की परफेक्ट रेसिपी कर ली। परिवार कैसे तहस नहस होता है, इसकी भी परफेक्ट रेसिपी आपने कर ली। कोई बाहरी आदमी, तमाम आपका बाहरी सलाहकार हो सकता है बाहरी मामलों में दखल देने वाला, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति परिवार के मामले में कैसे दखल दे सकता है? ये साधारण समझ की बात है, कम समझ। भाई कांग्रेस के कम सलाहकार थोड़े हैं, लेकिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बीच में क्या होगा ये तो सोनिया गांधी डिसाइड करती है, दोनों भाई बहन मिलकर तय करते हैं। तमाम सलाहकार हैं राहुल गांधी के, तमाम प्रियंका गांधी के, तमाम सोनिया गांधी के, तो वो थोड़े डिसाइड करेंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबंध कैसे रहेंगे। वो डिसाइड तो परिवार करता है। तो आपका संबंध तेजस्वी यादव से कैसा होगा, या रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के साथ कैसा होगा, ये दूसरा आदमी कैसे तय कर सकता है, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज हो, कितना भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो आपके लिए। और इंपॉर्टेंस की तो ये स्थिति थी कि आपने उस व्यक्ति ने आपको जमीन के पताल में पहुंचा दिया। बिल्कुल 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 पहुंचा दिया। ये हम लोग डे फर्स्ट से कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी कि ये ट्रांजिशन का चुनाव है, इस चुनाव में जो हारेगा वो लंबे समय के लिए हाशिए पर चला जाएगा, लंबे समय के लिए। तो कांग्रेस भी क्या इनके साथ रहेगी? कांग्रेस साथ रहना चाहेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कुछ मिलना तो है नहीं, अब तो कांग्रेस ने भी समझ लिया। भाई ज्ञानेश्वर जी, अब कांग्रेस क्यों रहना चाहेगी, मुकेश सहनी क्यों रहना चाहेंगे, लेफ्ट क्यों रहना चाहेगा? ऐसी दुर्दशा लेफ्ट की कैसे हो गई जी? लेफ्ट की ऐसी दुर्दशा हो गई, मुकेश सहनी 0 पर आ गए। पिछली बार 11 सीट लड़के अंतिम समय में गए थे, तभी 11 सीट लड़के 4 जीते थे जी। बिल्कुल। और वो अपने उस समय उनका एक बैड चॉइस था, नहीं तो आज तो भारत सरकार में मंत्री वही होते, राजभूषण चौधरी निषाद थोड़े होते, मुकेश सहनी मंत्री होते भारत सरकार में। बिल्कुल। तो हम तो पहले दिन से वो कहे, और कई बार उन्होंने निजी बातचीत में 1-2 बार दोहराया भी इस बात को कि आपको जीतते हुए पक्ष का चुनाव करना आना चाहिए, राजनीति की पहली शर्त है। और आप हर बार आप जा करके हारते हुए पक्ष को चुन लेते हैं। लोकसभा में भी चले गए हारते हुए पक्ष को चुनने, विधानसभा में भी चले गए, आप जीतते हुए पक्ष का चुनाव करिए। अब वो बात, अब अच्छा, हार जीत से इधर ये निजी तौर पर अपमान की बात थी कि क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव की इतनी हैसियत नहीं हो सकती थी कि अफजल अली को बिठा दें और उनका नॉमिनेशन कैंसिल करा दें? क्या बात, तो क्या बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके बाद भी जहां चले गए चैनपुर में, जो मुकेश सहनी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने चले गए ना।
वही आपने आपके कहने पर बाबू बरही से नाम वापस किया, मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस कराया, गौरव बोरा में अपने सगे भाई को चुनाव से बिठा लिया, और तब भी आप फ्रेंडली फाइट में अड़े रहे और वहां जाकर के चुनाव प्रचार किया उनके कैंप उनके कैंडिडेट के खिलाफ। तो वो जो खोट था मन में, अविश्वास था दूसरे को लेकर के, वो आपने जाहिर कर दिया। वो अविश्वास, वो खोट जो आपका अपने परिवार के, अपने भाइयों के प्रति जाहिर हुआ, बहन के प्रति जाहिर हुआ, अपने भाई के प्रति जाहिर हुआ, बहन के प्रति जाहिर हुआ, एक बहन नहीं दूसरी बहन मतलब पूरी बहनों के प्रति जाहिर हुआ, और वही अविश्वास आपने कांग्रेस के प्रति जाहिर किया, वही अविश्वास आपने मुकेश सहनी के प्रति जाहिर किया। तो अब कोई क्यों आपके साथ चलना चाहेगा? ये सब बर्दाश्त करके भी चल लेते अगर आप चुनाव जिता सकते होते, ऐसा करिश्मा होता कि आप चुनाव जिता देंगे। तो करिश्मा के आप जेन जी की बात करते रहे, नौजवानों को आकर्षित करते रहो, और वोट आया 35-36% समूचे गठबंधन को, तो कहां चला गया जेन जी आपका? जेन जी की आबादी 18 से 29 साल के नौजवानों की आबादी ज्ञानेश्वर जी 1,77,00,000 है। उतना तो पूरा उतना वोट ही नहीं आया, उतना वोट नहीं आया समूचे महागठबंधन को, हमको लग रहा है। तो अब आप उतना पूरा वोट है, आप जेन जी आपके साथ जाना चाहिए था ना। तो आपका करिश्मा नहीं है कि आप नौजवानों को ले आ सकें। आपके जो एजेंडे थे, उस एजेंडे के पीछे एक बार भी आप बताइए दीपांकर भट्टाचार्य ने या राहुल गांधी ने हर घर एक परिवार की नौकरी की बात कही हो? किसी ने नहीं कही। सब अपने अपने बातचीत में हंसते होंगे कि ये क्या नासमझी की का आप एजेंडा लेकर के चले आए। तो आप राजनीतिक तौर पर जो एजेंडा चुन रहे थे, आपके एजेंडे फ्लॉप हो गए, आपका करिश्मा नहीं चला, आपका जो वोट आधार था वो आप उसको साथ लेकर के नहीं चले, और गठबंधन की पार्टियों में आपका अभी वो जाहिर हो गया कि आपके मन में उनके प्रति खोट है, आप धोखा देने की प्रवृत्ति है आपकी। तो उस ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ चलना नहीं चाहेगा। परिवार का झगड़ा अभी और बढ़ेगा, और उसके बाद गठबंधन का झगड़ा बढ़ेगा, सब डिस्कार्ड कर देंगे। अब तो खैर 4 साल कोई राजनीति नहीं होनी है, लेकिन अब गठबंधन में और ओवरऑल देश के पॉलिटिकल सिनेरियो में उनका कद अभी बहुत बड़ा हो सकता था, हारने के बावजूद। ज्ञानेश्वर जी, हारने के बावजूद, हारने के बावजूद अभी देखिए राष्ट्रीय स्तर पर तो राजनीति होगी, इंडिया ब्लॉक को फिर से रिवाइव करना, अभी बंगाल के चुनाव के बाद सब एकजुट होकर के बीजेपी से लड़ने की स्ट्रेटजी बनाएंगे, पर इसी मन की होना है, और उस समय आपको बड़ी पार्टियों की जरूरत होगी। लेकिन अब वहां आपका कद बहुत छोटा हो गया, बहुत नीचे आ गए आप, वहां बहुत उस हायरार्की अब आपकी बहुत नीचे चली गई इंडिया ब्लॉक की राजनीति में, अपोजिशन की राजनीति। तो चलिए देखिए, अब तो सब लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, देखना होगा कौन आगे साथ रहता है, कौन बच जाता है और कौन अलग राह बना लेता है। तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, यह बात तय है। हम लोग दंगे की चोट पर कर रहे हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।